So welcome and good evening to everyone guys. I hope I am audible and you can just look at the screen. ये प्रेजेंटेशन आज मैंने बनाई है बैठ के क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है और आप सब पहली बार काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहली बार जुड़े हैं मेरे साथ में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या मेरा तरीका है, क्या आप कैसे अप्रोच करेंगे इस कोचिंग को। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अपना सबसे पहला जो स्लाइड है वो है कंटेंट के बारे में, जहाँ पे अपन देखेंगे कि आज करना क्या क्या है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको बताने जाऊँगा वो है आपकी कि हम क्या करेंगे। हम मतलब बाइलिंगुअल सीएसआईआर या मैं या हमारी टीम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएगी ये अपन देखेंगे। आपको क्या क्या करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टारगेट है तो वो आप हो। आपको खुद को क्या करना है, आपको कैसे अप्रोच करना है इस एग्ज़ाम के लिए और क्या क्या चीज़ें करनी है घर पे बैठ के जो ज़रूरी हैं क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कैसे करनी है ये भी बताएंगे और अपना शेड्यूल जो रहेगा, जो जून तक का जो शेड्यूल है वो अपन डिस्कस करेंगे। और फिर अपन एक एनालाइज करेंगे अपन नवंबर एग्ज़ाम को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने ऐड किया है। क्यों एनालाइज करना ज़रूरी है? क्योंकि इस एनालाइज करने से अपन को आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम है क्या चीज़। जो लोग डरते हैं सीएसआईआर से, जो लोग पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं, जिनका क्लियर नहीं हो रहा है बार बार, वो उन सबको अपनी कमियां यहाँ पे पता लगेगी कि उनकी अप्रोच जो है, एग्ज़ाम क्लियर कब नहीं होता, जब आपकी अप्रोच सही नहीं होती है। मोस्टली ऐसा होता है। आप मेहनत भी बहुत करते हैं, आप तैयारी भी करते हैं, बट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है क्योंकि आपकी अप्रोच गलत थी। तो आज अपन देखेंगे कि क्या अप्रोच लेके आपको चलना है और फिर एक छोटा सा रिमाइंडर देखेंगे अपन, तो वो चीज़ अपन देखेंगे। ओके गाइस, तो व्हाट वी विल बी गिविंग यू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इज़ लाइव क्लासेस। तो हम यहाँ पे आपको पता ही, जैसे अभी ये क्लास चल रही है सेम टू सेम आपकी, जैसे मंडे से अपन बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री और जो भी क्लास होगी उन सब की लाइव क्लास होंगी और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। तो अगर आप बाई चांस मैं बोल रहा हूँ, जहाँ तक हो सके लाइव क्लास अटेंड कीजिएगा। नहीं हो रही है तो कोई वजह है जो कि जायज़ वजह है, बहुत ही लेजिटिमेट आपका अगर रीज़न है कि मैं क्लास नहीं अटेंड कर रहा हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बता दूँ कि अगर आप एक क्लास को मिस कर रहे हैं और अगली क्लास में आ रहे हैं, तो उस क्लास में आने से पहले रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लें। अगर आप उस क्लास में बिना रिकॉर्डिंग देखे आएंगे तो आपको एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो वो पूरी यूनिट बर्बाद हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आप समझ लें, दिमाग में बिठा लें कि अगर मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में, अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं उसको देख के ही आऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी काम करो उसके लिए। ओके, तो रिकॉर्डिंग्स इसीलिए है कि आप मान लो कि फ्यूचर में आपको एक यूनिट हो गई है, अब आपको उसका रिवीजन करना है, तो आप वो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। ठीक है, हमेशा अवेलेबल रहेगी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आपने गूगल से लॉगिन किया है, जहाँ पे आपने पेमेंट किया है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो बाद में कर देना, जिन्होंने पेमेंट कर दिया उनको पता है कि वो कहाँ है। लाइव क्लास अपनी ऐप पे चलेंगी, रिकॉर्डिंग्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगी। वीकली क्विजेज़ होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब अपन शेड्यूल देखेंगे तो मैं उसमें बताऊँगा, हर संडे आपको क्विज़ मिलेगी और आप सबको कंपलसरी अटेंड करनी है। भले ही आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, रिवीजन किया हो या नहीं किया हो, वो क्विज़ अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि आप क्लास में कहाँ पे हैं और कितनी मेहनत की आपको ज़रूरत है। मंथली क्वेस्ट होंगे। मंथली क्वेस्ट का मतलब हो गया कि आपको हर महीने एक एग्ज़ाम होगा जो बड़ा एग्ज़ाम होगा। वीकली क्विज़ में तो मैं जैसे 10-15 क्वेश्चन डाल दूंगा, बट मंथली क्वेस्ट में क्वेश्चंस का नंबर बढ़ जाएगा। मैं 15 क्वेश्चंस डालने की कोशिश करूँगा पार्ट सी के। यहाँ पे पार्ट बी मिलेगा आपको मोस्टली, मोस्टली सी भी मिल सकता है, बट यहाँ पे पार्ट सी मिलेगा और नेगेटिव मार्क्स होंगे। तो ध्यान रहे, नेगेटिव कम करने की कोशिश करना। माइनस में नंबर किसी के नहीं आने चाहिए, अगर वो आएंगे तो आपका तो पता नहीं, मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सबको ज़रूरत भी है आई थिंक, मोटिवेशन की। यस, किस किस को ज़रूरत है? आई थिंक सबको ही ज़रूरत है। यस, सबको मोटिवेशन की ज़रूरत है। कोई भी बिना मोटिवेशन नहीं कर पाता है। यस, तो ये आपको रेगुलर मिलता रहेगा। रेगुलर मतलब हर क्लास के अंदर कोई ना कोई डांट खाएगा, दो लोग और सीखेंगे, वो भी सीखेगा, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मोटिवेशन आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा देता भी हूँ मैं। मोटिवेशन देना अच्छी बात होती है और लेना भी अच्छी बात होती है। फिर आता है अपना स्टैटिस्टिकल इंडिविजुअल एनालिसिस रिपोर्ट। अगर आप ऐप के अंदर जाएंगे
जैसे आप 1 महीना पूरा कर लेंगे, तब आप अगर कोशिश करेंगे, आप ऐप के अंदर प्रोफाइल के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपका डेटा एनालिसिस मिलेगा कि आपने क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो कितनी देर में कर रहे हैं, कितने सेकंड में या कितने मिनट में आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, कौन सी यूनिट के क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए हैं, कौन सी यूनिट के क्वेश्चंस में आप कमज़ोर हो, जहाँ पे आपको ज़रूरत है। सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। अगर आप वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मेरे पास सबका डेटा रहता है, कोई भी क्विज़ होने के बाद में, कोई भी टेस्ट होने के बाद में मेरे पास सबका डेटा रहता है। तो आप मेरे से ले लीजिए, मैं उनकी PDF भेज दूंगा आपको, आप खुद को एनालाइज कर लें कि आपका क्या चल रहा है और आपको क्या करना है। और लास्ट है मंथली बिग रिवीजन डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसलिए रखा है, ये कोई रखता नहीं है पर ये ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, कोई भी जैसे एट अ टाइम हमेशा अपनी 2 यूनिट्स ख़त्म होंगी, ठीक है, 2 यूनिट्स अपनी ख़त्म होंगी एक बार में। उन दोनों यूनिट्स के ख़त्म होते ही अगले दिन संडे होगा और उस संडे को अपना बिग रिवीजन डे होगा, मतलब अपन उन दोनों यूनिट्स को रिवाइज़ करेंगे, एक साथ मिल के रिवाइज़ करेंगे दोनों यूनिट्स को। अपन कोशिश करेंगे कि 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा रिवीजन करने की कोशिश करें। एक ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे कि अपन ने ये पढ़ा था, याद है, याद नहीं है, याद है, याद नहीं है। तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ अपन ने ये भी चीज़ देखी थी, अपन ने ये भी चीज़ देखी थी। इससे क्या होगा कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होगा। आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करो, बट आप रिवीजन अगर रेगुलर कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ओके, तो वो बिग रिवीजन डे इसीलिए रखा है मैंने। अपन शेड्यूल में देखेंगे कब कब आता है वो बिग रिवीजन डे। हर यूनिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद में एक रिवीजन का डे होगा जिसमें अपन पूरी यूनिट जो है इसको रिवाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अपन आते हैं व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या क्या करना है एक एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर करने के लिए। CSIR जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्लासेस रेगुलरली देखें। जिस दिन क्लास आ रही है लाइव आके देखें, और लाइव आके देखने के बाद में आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देखें। तो जो स्ट्रेटजी होती है, मतलब जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको फॉलो करें, वो ये है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है मेरी क्लास के अंदर आएगा, उसके पास में ना तो पेपर होना चाहिए और ना ही पेन होना चाहिए लाइव क्लास में, ठीक है। लाइव क्लास में मैं इतना चाहता हूँ कि आप उस क्लास को सुने, उसका कंसेप्ट समझें, उसको दिमाग में बिठा लें, ठीक है। इतना ही करना है, ना तो कॉपी लेके बैठना है ना पेन लेके बैठना है। और बेड पे तो बिल्कुल मत बैठें क्योंकि नींद आने के चांसेस 100% है, ठीक है। इंटरेस्टिंग कितनी भी हो क्लास, अगर आप बेड पे कंफर्टेबली जगह बैठे हैं तो आपको फिर नींद आने पक्की है। तो वो चीज़ ना करें। कोई पेपर लेके और पेन लेके नहीं बैठेगा लाइव क्लास के अंदर, क्योंकि लाइव क्लास सिर्फ आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट को दिमाग में बिठाने के लिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे रात को 10:30 बजे क्लास ख़त्म हो गई, फिर आपको क्या करना है, सोना है, सुबह उठना है। सुबह उठ के आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी है। रिकॉर्डिंग देखते टाइम आपको लेना है पेन और पेपर, ठीक है, या फिर जो भी नोटबुक में आप जिसमें नोट्स बना रहे हैं। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। हैंड रिटन नोट्स, नोट्स कभी भी मांगे नहीं जाते हैं। मैंने एक ग्रुप देखा था टेलीग्राम पे, जिस पे लोग आते हैं, बोलते हैं सर मैम हमें इस चीज़ के नोट्स चाहिए। वो बहुत स्टूपिड थिंग होगी। क्यों स्टूपिड होगी? क्योंकि नोट्स जो भी किसी ने बनाए होंगे, XYZ जिसने भी बनाए हैं, उसके खुद के नोट्स हैं, या तुम उससे कभी नहीं समझ पाओगे। तुम जब तक खुद नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तुम कभी नहीं समझोगे। दूसरों के नोट्स से तो तुम कभी मत पढ़ो, वो सिर्फ कॉलेज के एग्ज़ाम पास करने के लिए होते हैं। नेशनल एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए कभी भी नोट्स नहीं मांगने चाहिए। खुद के बनाओ फिर पढ़ो तो ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो आपको वो रिकॉर्डिंग देखनी है और रिकॉर्डिंग देखने के साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। क्या फ़ायदा होगा कि आप पॉज कर सकते हैं बीच में रिकॉर्डिंग को कुछ लिखने के लिए, फिर दोबारा चला सकते हैं। नोट्स बनने के बाद में रिकॉर्डिंग तो कर दीजिए बंद। मैं अगले दिन की बता रहा हूँ, एक क्लास होगी फर्स्ट क्लास, उसके अगले दिन की बात चल रही है। अब आप नोट्स को भी बंद करके रख दीजिए। अब क्या होगा, 9 बजे मेरी क्लास है, 8 बजे आप उन नोट्स को उठाइए, उन नोट्स को उठाइए 8 बजे, रिवीजन करिए 9 बजे तक, उनको पढ़िए। रिवीजन भी मतलब याद मत करो उनको, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था और कैसे क्या कंसेप्ट था। 9 बजे तक वो करके और फिर मेरी क्लास अटेंड करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट जो है उसके अंदर 80% इंक्रीमेंट आएगा अगर आपने ये रूटीन फॉलो किया है रेगुलरली।
रोज़ रोज़ ये चीज़ करो कि जो पिछली क्लास है वो आप देख के सो जाओ, उसको सुबह उठ के रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बनाओ और रात को रिवाइज़ करके मेरी क्लास में आओ। फिर क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, आपको जब रिवीजन करोगे इस टाइम 8 से 9 के बीच में, तब आप उसके पिछले दिन का भी करोगे साथ में और उसके पिछले दिन का भी करोगे साथ में। मतलब जो 2 क्लास हो गई है उनका रिवीजन करके फिर तीसरी क्लास में आओ। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके रिवीजन का जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। आप जो एक क्लास आपको 1 घंटा लग रहा था रिवीजन करने में, अब उसमें आधा लगेगा, फिर 10 मिनट ही लगेंगे, फिर 5 ही मिनट लगेंगे। तो आपके कंसेप्ट जो हैं फटाफट क्लियर होते जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को? तो अब मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ है, क्लास को रेगुलरली देखो और वो रूटीन जो मैंने बताया वो फॉलो करो। डेली रिवीजन रात को क्लास में आने से पहले या फिर जब भी आपको टाइम मिले तब आप रिवीजन करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी है, तीसरा पॉइंट, वो है कभी भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट मत करना। अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उसको आपने पढ़ लिया है, आपने उसका रिवीजन कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले कभी भी क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना। क्यों नहीं करना क्वेश्चन अटैम्प्ट? क्योंकि जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाओगे एक टॉपिक पढ़ के, तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आपने एक टॉपिक पढ़ा फ्रेशली, आपने उसका क्वेश्चन किया, वो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने कल ही तो पढ़ा है उसको। मैं चाहता हूँ कि आप 1 महीने बाद उसको उसके क्वेश्चंस करें। उससे क्या होगा कि जो ब्रेन के अंदर रिकवरी है या फिर जो रिकॉल टाइम है आपका कोई भी चीज़ का, वो पता लगेगा आपको। आप 1 महीने बाद किसी चीज़ का क्वेश्चन करोगे जो 1 महीने पहले पढ़ा था, तो आपका रियल टेस्ट होगा। तब आप असलियत में देख रहे हो कि आपको कितना याद रहता है। अगर आप उसी दिन क्वेश्चन कर लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वीकली क्विज अटैम्प्ट करो, उसमें बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा कहीं मत करो क्वेश्चंस। ना तो कोई किताब खरीदो ना कुछ और। क्वेश्चंस मैं सारे करा दूंगा, 2011 से लेके 20 तक के सारे क्वेश्चन क्विज और क्वेस्ट में आ जाएंगे। सो कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ना कहीं पे जाके क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, जितना पढ़ाया उतना पढ़ो, वीकली क्विज अटेंड करो, मंथली क्वेस्ट अटेंड करो, तुम्हारा काम हो गया। और रेगुलर रिवीजन रखो, रिवीजन इंपॉर्टेंट है ना कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस एक बार आ गए वो दोबारा नहीं आएंगे। ये याद रखना दिमाग में, एक क्वेश्चन आ जाता है तो दोबारा नहीं आता है। क्वेश्चंस हमेशा नए आएंगे। पिछले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ आपके ये है कि आपने पढ़ा तो आपको उसका रिवीजन हो गया वो एक तरह से। तो अटैम्प्ट करना क्वेश्चंस को छोड़ दें। मैं वीकली क्विज और मंथली क्वेस्ट अटैम्प्ट करें, बहुत है, बहुत ज़्यादा है आपके लिए। फिर है चौथा पॉइंट, एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन आपका होना चाहिए। ध्यान रहे, कंसिस्टेंट डेली रूटीन। आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, से लेके कितने बजे आप कोई काम करते हो, पढ़ाई करते हो, जो भी है वो सब एकदम फिक्स होना चाहिए। भले ही आपको 2-4 दिन लग जाएं एडजस्ट होने में, 20 दिन लग जाएं, पर उस रूटीन के ऊपर आप आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी खाना खाइए और एक्सरसाइज डेली कीजिए। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रांग रहेगी, हेल्दी खाने से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी स्ट्रांग रहेगी। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेंटली अगर आप स्टेबल नहीं है, आई मीन प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर कोई और बात चल रही है मन में, स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रही है, कॉलेज के बारे में सोच रहे हो, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। मेंटली अच्छे हो आप पर फिजिकली नहीं हो, तो वैसे बीमार बैठे रहोगे, कोई मतलब नहीं है। सो हेल्थ का ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। 6 महीने बीमार नहीं होना है, और उस बीमारी को बचाने के लिए एक्सरसाइज और खाना सही खाओ, रूटीन फॉलो करो डेली। तब जाके आप 6 महीने हेल्दी रहोगे, और 6 महीने अगर आप हेल्दी रहोगे तो ही आप 6 महीने पढ़ पाओगे। 1 महीने अगर बीमार हो गए तो आपका 1 महीना वेस्ट हो जाएगा। सो उस चीज़ को ध्यान में रखो। अपनी लाइफ जो है 6 महीने एक बार स्टेबल ले आओ, उसके बाद जो मज़े करने हो कर लेना। ठीक है गाइस, सभी को समझ में आया? अब अपन आते हैं कैसे करना है इन चीज़ों को। तो 3 चीज़ें हैं जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले तो मोबाइल ऐप, जहाँ पे आपको सिर्फ लाइव क्लास लेनी है और क्विज़ अटैम्प्ट करनी है। 2 चीज़ें होंगी इसमें, लाइव क्लास। तो मोबाइल पे आपको लाइव क्लास और क्विज़ मिलेंगी, ये दोनों चीज़ें करनी है। वेबसाइट पे आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग्स आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। तो ध्यान रहे, वेबसाइट पे आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। कुछ लोग कह रहे थे कि आप पीडीएफ अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे। यस, कई लोगों का सवाल था ये कि नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी। तो इस प्राइस के अंदर आपको पीडीएफ मिलना बहुत मुश्किल है, और मैं भी मैं भी नहीं अपलोड करूँगा। अगर आपको पीडीएफ
मतलब आप खुद के नोट्स बना लो रिकॉर्डिंग देख के, कोई दिक्कत नहीं है, बट पीडीएफ अपलोड करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने, फिर ये हो जाएगा। क्योंकि जो अगला बैच आएगा उसमें फ़ीस नॉर्मल हो जाएगी, उसके अंदर मैं पीडीएफ्स भी देने लग जाऊँगा धीरे धीरे। रिकॉर्डिंग्स में आपको सारी मिल जाएंगी, बट ऐसे इंडिविजुअली पीडीएफ नहीं मिल सकती है, आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ भी। थर्ड है आपका घर पे क्या करना है। तो घर पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका रिवीजन। तो घर पे रिवीजन तो रेगुलर करना है, रूटीन आपको एकदम फिक्स रखना है। रिवीजन जो करेगा वही सफल होगा, ये फंडा है, सबसे सिंपल और सबसे सटीक। इसका कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जो रिवीजन करते हैं, रेगुलर रिवीजन करते हैं, वो इस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करते हैं। जो भी क्वालिफाई करता है, बहुत लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, उनसे आप पूछोगे तो वो एक ही चीज़ कहेंगे कि जो हमें पढ़ाया जाता था हम उसका रिवीजन करते थे इसलिए हो गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करी हमने, ये भी कहेंगे। जो क्लियर कर देते हैं वो ये भी कहते हैं कि हमने तो ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो ज़्यादा नहीं पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि अब रोज़ रोज़ पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। एक दिन महीने के एंड पे लेके बैठोगे तो आपको लगेगा अरे यार बहुत ज़्यादा है पढ़ने का, आप क्या करें, कैसे जाएं। तो वो चीज़ अप्रोच गलत है, उसको अप्लाई नहीं करें। ओके गाइस, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए आप सभी को। अब अपना शेड्यूल जो कि बहुत फिक्स है, सैटरडे संडे आपको छुट्टियां दी जाएंगी, आप सैटरडे को रिवीजन करो अच्छे से, संडे को आप क्विज़ दो। पूरा वीक का रिवीजन आप संडे को करो, सैटरडे को करो अच्छे से। पूरी वीक का रिवीजन सैटरडे को करो और संडे को क्विज़ दो। संडे को जो क्विज़ होगी वो उन्हीं में से पूछी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जो क्विज़ है, इसमें इस वीक के सारे जो टॉपिक पढ़ाए हुए हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे। ये जो है 31 को, इसमें इन दोनों के आएंगे। फिर नेक्स्ट जो है उसमें ऐसे ही सेम चलता रहेगा। सैटरडे संडे मोस्टली ऑफ रहेगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी क्लास लेने की वहाँ क्लास ली जाएगी। सबसे पहले अपन बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप सबको पता होगा। तो इस बार मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, आई होप आपको इंटरेस्ट आएगा। बहुत अच्छी होती है ये यूनिट, बहुत ईजी होती है, बहुत स्कोरिंग होती है। अभी अपन एनालिसिस करेंगे नवंबर के पेपर का, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, यस, बहुत इंटरेस्टिंग है बायोकेमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जनवरी का ये शेड्यूल रहेगा अपना फिक्स है। फेबररी के अंदर अपन इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे मैंने पहले जेनेटिक्स डाल रखी थी, मैंने जेनेटिक्स को थोड़ा डिले कर दिया है क्योंकि मेरा भी एक पेपर है इकोलॉजी का, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें इसके साथ रिवीजन भी हो जाएगा मेरा। तो इकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी यूनिट के आते हैं तो वो इकोलॉजी ही है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। सिंपल भी है, बस कुछ दो चार फार्मूले हैं, जैसे सिम्पसन इंडेक्स हो गया, इनके अंदर दो चार फार्मूले लगते हैं, बाकी इजी है, ये कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, और इन दोनों इस दिन से मंडे से फेबररी 1 से 2 क्लास होंगी पर डे। ठीक है, 31 तक एक एक क्लास होगी जो कि 9 से 10:30 होगी। सेकंड क्लास जो है अब उसका टाइम क्या रहेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसका टाइम अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। अगर आप लोगों को कोई टिप्स देनी है मेरे को कि ये टाइम परफेक्ट है तो आप मेरे को बता दो। व्हाट अबाउट 4 to 5:30 PM? सब एग्री कर रहे हैं इस टाइम पे? 4 PM विल बी ओके। ओके, ओके गाइज, देन 4 to 5:30 मैं फिक्स कर दूंगा। ओके, आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगा। ठीक है, तो फैब के अंदर है ना अपन इकोलॉजी स्टार्ट फिनिश करने के बाद में ये बिग रिवीजन डे आ गया आपका। 20 फेब को बिग रिवीजन डे है, सैटरडे है। तो बिग रिवीजन डे के दिन क्या करेंगे अपन, इकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे अच्छे से। ओके, भले ही 2 क्लास ले लूँगा, एक अलग रिवीजन बायोकेमिस्ट्री का, एक अलग रिवीजन आपके इकोलॉजी का, पर कर लेंगे अपन। ओके, फिर अपन फंडामेंटल प्रोसेस, थर्ड यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों यूनिट्स जो मैंने यहाँ पे हैं फेब के अंदर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर मार्च के अंदर अपन जेनेटिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप ये देख लो कि मार्च एंड तक, या क्लास नंबर 44 जो मैंने लिख रखा है, यहाँ तक आपकी मेजर यूनिट, 4 मेजर यूनिट हैं। कौन कौन सी हैं? 1, 10, 3 और 8। यूनिट 1, 10, 3, 8 कवर कर लेंगे अपन, सारी इंपॉर्टेंट हैं, और सबका रिवीजन रेगुलर चाहिए। इसके बाद आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। फिर अपन फंडामेंटल प्रोसेस ख़त्म करके बिग रिवीजन डे के बाद में डेवलपमेंट बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नवंबर 2020 में आए हैं, वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी के। ओके, फिर अपन मेथडोलॉजी स्टार्ट करेंगे, 13th यूनिट। इस 13th यूनिट के अंदर
बहुत बड़ी यूनिट है ये, पहली बात तो ये, जो कि वो कवर नहीं होगी पूरी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मोस्ट आपको टेक्निक्स बता दूँ जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे क्वेश्चन आते हैं, मैंने वीडियोस भी डाल रखे हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहो तो। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा आपकी इम्यूनोटेक्निक्स पे क्वेश्चन आते हैं। रेडियो एक्टिविटी तो अपन यूनिट 1 के साथ ही कर लेंगे। और माइक्रोस्कोप बच गया, माइक्रोस्कोप और स्टैटिस्टिक्स, यस वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैट्स भी करेंगे अपन, माइक्रोस्कोप भी करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो अपन कर लेंगे, बाकी अपन छोड़ देंगे। जितनी होंगी उतनी क्लास में अपन, काफ़ी क्लासेस हैं तो अपन कर लेंगे। फिर डेवलपमेंट बायो ख़त्म करेंगे। फिर आपके समर वेकेशंस रहेंगे। समर वेकेशंस मैंने रखे हैं क्योंकि मेरे फैमिली में फंक्शन है, इसलिए मेरे को थोड़ी छुट्टियाँ चाहिए। तो आप उस टाइम, क्योंकि अब मैं सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स करवा चुका हूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि इन सब दिनों में आप बैठ के, हर संडे आपको क्विज़ मिलेगी, क्वेस्ट भी है, देखो यहाँ पे ये क्वेस्ट। एक काम करूँगा मैं, इस क्वेस्ट को फुल एग्ज़ाम पैटर्न पे बना दूंगा, 25 क्वेश्चन पार्ट सी के और 35 क्वेश्चन पार्ट बी के। एप्टीट्यूड भी अगर आपको करना है, अगर आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी चाहते हैं तो वो भी डाल दूंगा मैं, ओके, 10 क्वेश्चन उसके डाल देंगे। तो ये जो क्वेस्ट है 25 अप्रैल को, ध्यान रहे ये सबसे बड़ा होगा, और इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स अपन कर चुके हैं, इसलिए एकदम हार्ड आएगा, एकदम हार्ड आएगा। तो अच्छे से तैयारी करना, 7 दिन की छुट्टियाँ, अच्छे से तैयारी करना, और फिर उस एग्ज़ाम को 7 दिन तक एनालाइज करना। फिर 3 मई को अपनी क्लास होगी प्लांट फिजियोलॉजी और एक्स्ट्रा टॉपिक्स की। तो प्लांट फिजियोलॉजी एक्स्ट्रा टॉपिक्स तो ख़त्म हो जाएंगे एक वीक में। फिर इन इन दिनों में एक एक क्लास ही रहेगी। तो अपन क्या करेंगे, एक क्लास रख लूँगा मैं शाम को, उसके अंदर अपन जो भी एग्ज़ाम्स, ये क्वेस्ट जो हुआ था अपना पहले, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ओके। तो एप्टीट्यूड वैसे तो थोड़ी हार्ड होती है बायो वालों के लिए, बट फिर भी देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो ऑब्वियसली मेरे को आएगा, इसीलिए दे रहा हूँ मैं, तो वो तो मैं बता दूंगा। और एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एप्टीट्यूड के अंदर कंसेप्ट तो बहुत कम है, और क्वेश्चंस आप कुछ भी बना सकते हो। तो कई कई मैं ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा जिनको अगर आपने सॉल्व कर लिया, आपको याद है उसका तरीका, तो आप एग्ज़ाम में भी 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। इसलिए इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड भी। कई बार क्या होता है, कहीं कहीं पे नेगेटिव मार्क ज़्यादा हो जाते हैं बी और सी में, तो उनको ए कवर कर लेता है। इसलिए एप्टीट्यूड भी करना चाहिए आप लोगों को, जहाँ तक मेरा आइडिया है। फिर अपन प्लांट फिजियोलॉजी ख़त्म करने के बाद में सेल बायो और सेल कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं, और इम्पॉर्टेंट भी, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है बट छोटी हैं, तो आपको इजीली हो जाएगा। तो यहाँ तक आप यूँ मान लो कि आपका पूरा सिलेबस हो गया ऑलमोस्ट। 2 यूनिट बची हैं, उन 2 को भी अपन ख़त्म करके, और बिग रिवीजन मोटिवेशन डे, फुल एग्ज़ाम, एग्ज़ाम होगा फुल सिलेबस का, और एग्ज़ाम आपका 13 जून को मोस्ट प्रोबेबली होगा, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम देना आराम से उस टाइम तक। ये था अपना पूरा शेड्यूल, फिक्स है 6 महीने का, कहीं चेंज नहीं होगा। ध्यान रहे कि बीमार नहीं हुए आप, हेल्थ का ध्यान रखें। क्लास मिस करोगे तो कंसेप्ट मिस होगा, कंसेप्ट मिस होगा तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। अब एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं अपन नवंबर एग्ज़ाम का, जो अभी 2020 में हुआ था। यहाँ से आपको अप्रोच पता लगेगी। सबसे पहले अपन देखते हैं यूनिट 1 जो है, उसके पार्ट बी के 3 क्वेश्चन आए थे, पार्ट सी के 7 क्वेश्चन आए थे। तो 6 नंबर ये, 28 नंबर ये। सबसे पहले अपन देखते हैं कट ऑफ। कट ऑफ 120 से ऊपर कभी नहीं जाएगी, ध्यान रहे, 120 से ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जाएगी, 120 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी। अब आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, तो ये कि पहली यूनिट के अंदर ही आपको 30+ मार्क्स का कवर कर लिया आपने, मतलब 30 नंबर से ज़्यादा मिल रहे हैं आपको पहली यूनिट के अंदर। दूसरी छोटी सी है, मैंने बताया था आपको, तो इसके अंदर आप देखो क्वेश्चंस भी कम हैं। जो यूनिट अपन नहीं पढ़ रहे हैं वो है 11th, 9th, 7th। ये मैं 3 नहीं करवाऊँगा, क्योंकि इनका वेटेज जो है वो बहुत कम है, और कोई मतलब भी नहीं है इनको पढ़ने का। 11th तो वैसे भी कोई मतलब नहीं, और 12th भी कोई मतलब नहीं है। 11th थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बट इवोल्यूशन वगैरह मेरे को आता नहीं है इतना ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं तो एक क्लास लेके ख़त्म कर सकता हूँ मैं भी इसको। 9th तो डाइवर्सिटी है, कोई मतलब नहीं है। ये एनिमल फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जो लोग जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं वो इसको करें, मतलब जो आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं वो तो रिवाइज़ करें। उसके अलावा
मेरी तरफ से इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे को आता नहीं एनिमल फिजियोलॉजी। 9th यूनिट नहीं करूँगा, बाकी सब इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट आप यहाँ देख रहे हो वह है 5th यूनिट। देखो आप 10 क्वेश्चन पार्ट सी के अंदर। 10 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया? 40 नंबर। कितना ज़्यादा वेटेज रखती है 5th यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर भी आप अगर देखोगे तो ABCDE 5 सब यूनिट हैं, उनमें से भी B C और D ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ना A इम्पॉर्टेंट है ना E इम्पॉर्टेंट है। B C D में से ही क्वेश्चन आते हैं, A में से सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो अपन करेंगे, कर लोगे। हाँ, इवोल्यूशन इतना हार्ड नहीं है विक्रमजीत, अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। ओके, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप अवॉइड करो ज़्यादा पढ़ना। क्यों? क्योंकि जब आप इसको एनालाइज करोगे नवंबर एग्ज़ाम को, तो आप ये देखोगे कि सिर्फ 4 यूनिट करने से भी आप इजीली एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। पर वो 4 यूनिट कौन सी होंगी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 5th तो आपको लेनी ही है और फर्स्ट भी लेनी है, ध्यान रहे। 5th और फर्स्ट लेनी है, थर्ड भी आपको लेनी है। फंडामेंटल और जेनेटिक्स तो आपको पक्का से लेनी है। और उसके अलावा इकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप ये 5 यूनिट्स को देखोगे, इनके क्वेश्चंस काउंट करोगे ना नवंबर से, तो आप मोर देन 140 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो लोग ऐसे कहते हैं, कोई बड़ी कोचिंग जो होती है या जो बड़े एजुकेटर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि आपको 9 से 10 यूनिट करनी चाहिए। ये सुना होगा आपने। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आप जब पढ़ते हो तो आप 100% नहीं देते हो। आप 100% अगर एक यूनिट पे दोगे तो आपको डेफिनेटली 2-4 यूनिट में ही ख़त्म हो जाएगा आपका CSIR। क्योंकि कोई भी बंदा 100% नहीं दे सकता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि 9 से 10 यूनिट्स पढ़ो, जिससे क्या है तुम्हारे पास वैरायटी रहे क्वेश्चंस करने की, और तुम इजीली अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दूसरे यूनिट के करके निकल जाओ। ओके, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई एक यूनिट ले रहे हैं तो उसको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से, बुक्स के साथ में पढ़ोगे और नोट्स या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ वो, उसके अलावा कोई बुक प्रेफर कर रहे हो, तो बहुत अच्छे तरीके से आप एक यूनिट को अच्छे से करोगे तो आप काफ़ी हद तक एग्ज़ाम क्लियर करने के एकदम करीब होगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अब पढ़ाई करोगे ना, उतना ज़्यादा आप फंसते रहोगे एग्ज़ाम के टाइम। आप 8 से 9 यूनिट करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 7 यूनिट भी कर रहे हैं ना तो भी बहुत ज़्यादा होता है। पर आप उन 7 को अच्छे से करके जाइए। तो मैं ये कहूँगा कि ये 5 तो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 8th और 10th तो इम्पॉर्टेंट है, इनको तो आपको घोल के पी जाना है। इसके अलावा आप जो ले सकते हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी। देखो प्लांट फिजियोलॉजी 6th यूनिट है, इसके 4 और 5 क्वेश्चन आए हैं, मतलब पार्ट सी में 5 और इधर 4 आए हुए हैं। 13th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यस गाइस। पर 13th यूनिट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, टेक्निक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं। तो अगर आप 13th यूनिट स्किप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये 5 यूनिट जो आपने करी है इनको अच्छे से करना है। 13th यूनिट कई लोग नहीं करते हैं, उसको करना ज़रूरी है। कुछ जैसे स्टैट्स आपको बहुत ज़रूरी है। स्टैट्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप PhD करते हो तो वहाँ पे स्टैट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने स्टैट्स अभी नहीं पढ़ी तो PhD करने में दिक्कत आएगी आपको। PhD के टाइम फिर आपको बैठना पड़ेगा स्टैट्स की बुक लेके और उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है अपन अभी स्टैट्स ख़त्म कर लें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट आप फ्यूचर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में, तो वहाँ पे स्टैट्स ज़रूरी है, इसलिए पढ़ना इसको ज़रूरी है। उसके अलावा टेक्निक्स जैसे इम्यूनो टेक्निक्स होगी, इम्यूनो से रिलेटेड जहाँ भी वर्क होता है वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको टेक्निक्स आती है तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे कि हाँ मेरे को टेक्निक आती है, तो वो पढ़नी ज़रूरी है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी पूरी आती है। हाँ, कुछ जैसे मेन मेन होता है ना, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो क्वेश्चन आता ही है हमेशा, एक माइक्रोस्कोपी से कंपलसरी आता है, एक स्टेट से कंपलसरी आता है। इन 3 को भी कर लोगे तो 5 क्वेश्चन कर लोगे आप इस यूनिट से। तो करा देंगे अपन, मतलब मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करो। जो जो काम की चीज़ें वो करा दूंगा, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं नहीं जाएगा बाहर। तो अगर आप नवंबर के एग्ज़ाम को एनालाइज करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि 9 से 10 यूनिट जो कहते हैं आपको प्रिपेयर करो, वो लोग गलत हैं। उनको क्या कहना चाहिए कि आप कम यूनिट्स करो बट उनमें 100% दो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरा फंडा है। मैं आपको कराऊंगा 9 यूनिट, उनमें से अगर आपने 7 यूनिट कर लिए अच्छे से तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्विक रिमाइंडर सभी के लिए। उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि क्या अप्रोच रखनी है आपको एग्ज़ाम के अंदर। तो कोई भी एग्ज़ाम जब आप देने जाते हो तो सबसे पहले मान लो मैंने फर्स्ट यूनिट भी पढ़ी है,
सेकंड भी कराई है मैंने, थर्ड भी कराई है, फोर्थ भी कराऊंगा मैं, फिफ्थ भी कराऊंगा, सिक्स्थ कराऊंगा, एट्थ, टेंथ एंड 13th। अब आपको टारगेट करना है पार्ट सी को। कितने क्वेश्चन करने हैं? 25 क्वेश्चन करने हैं। कितने नंबर आएंगे? 100। फिर और कितने नंबर चाहिए? 20 नंबर। कितने आ गए? 120। एग्ज़ाम क्लियर। टॉप रैंकर्स, टॉप 100 में आप चले जाओगे 120 लाते ही। अब अपन आते हैं कैसे। मान लो फर्स्ट यूनिट मैंने अच्छे से करी है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं इसमें से 3 क्वेश्चन कर सकता हूँ। आते बहुत ज़्यादा हैं, आप मेरी वाली रिपोर्ट पे जाके देखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10-20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 3 ही करने हैं। सोचो आप, सेकेंड यूनिट में आपको 1 या 2 करने हैं मान लो। थर्ड यूनिट में आप 3 कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ में भी आप 3 कर सकते हो। फिफ्थ में तो डेफिनेटली आप 3 कर सकते हो। सिक्स्थ में आप 2 कर सकते हो। एट्थ में तो आप 3 क्या 4 भी कर सकते हैं। टेंथ में भी आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। 13th में मान लो अच्छे से नहीं पढ़ी है, 2-3 कंसेप्ट आते हैं, तो 2 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 5, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 24, इसको 4 ही कर दो आप, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए आपके। हो गए। तो आप देख रहे हो 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन किसको कहते हैं? इतनी बड़ी यूनिट पढ़ के भी आप 3 क्वेश्चन ही कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसमें से ऐसा पढ़ना है कि आप 3 क्वेश्चन कर सको। सेकेंड यूनिट को ऐसा पढ़ना है कि आप 2 क्वेश्चन कर सको। फिफ्थ यूनिट को इतना पढ़ना है कि सिर्फ 3 क्वेश्चन आ सके। इस अप्रोच से जाओगे तो एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर करोगे। ये आप फंडा याद कर लो कि अपन को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, 3-3 क्वेश्चन ही करने हैं एक यूनिट के। आपको आपको उस अप्रोच से जाना है कि 3 क्वेश्चन ही करने हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होगी ये, कर लेंगे अपन 3 क्वेश्चन। अपन ये भी पढ़ लेते हैं, इसमें से भी आ जाएगा क्वेश्चन। तो 3 टॉपिक आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइम, उससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन तो एंजाइम का हो गया, एक अमीनो एसिड का चार्ज चार्ज बेसिस पे हो गया, और एक आपका कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड या फिर फैटी एसिड से एक क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही कवर हो गए। तो आपको बस अपनी अप्रोच को सही रखना है, अपनी सोच को सही रखना है, आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। बाकी मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको हर टाइम, हर बार आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा कैसे क्या करना है। उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम क्लियर करते टाइम, एग्ज़ाम देते देते टाइम, एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम। तो एक क्विक रिमाइंडर मैं सबको बता दूँ कि जिन्होंने फ़ीस पे नहीं करी है वो कर देना, क्योंकि 31st तक आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है क्लासेस, कोई बात नहीं, आप मेरे को बोल देना, मैं यहाँ से रिफ़ंड इनिशिएट कर दूंगा, 1-2 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ओके। बट तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बी रेगुलर इन क्लासेस। क्लासेस मिस मत करिए, ठीक है। जितना कम क्लास मिस करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आपको आएगा, उतना ईजिली आपको एग्ज़ाम क्लियर करने का मौका मिलेगा। ओके गाइज, तो ये सब था अपना इंडक्शन क्लास के अंदर, ये थी अपनी अप्रोच, किस तरीके से अपन जाएंगे। यस 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 यस, नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सरन, वी विल कवर एवरीथिंग। जैसे यूनिट्स तो अपन पूरी करेंगे, ऑलमोस्ट पूरी करेंगे, इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है सर, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर सिलेबस। दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भरोसा नहीं है। तो आपको फुली प्रिपेयर्ड रहना है, हर चीज़ पढ़ के जानी है। ओके। सो ये सब था अपना इंडक्शन क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे को है, परसों इसी टाइम 9 से 10:30 बायोकेमिस्ट्री अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 31st तक सभी लोग क्लासेस देख सकते हैं। 31st के दिन मैं बैठ के सॉर्ट आउट कर दूंगा, जिन्होंने फ़ीस पे कर दी है वो लोग आ जाएंगे, उन लोगों को मैं रख लूँगा, जिन्होंने नहीं करी है मैं उनको किक आउट कर दूंगा। तो अगर आपको बने रहना है तो आप फ़ीस पे कर देना 31st तक। किसी को कोई इश्यूज़ हैं फाइनेंशियल तो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, देन सी यू ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। गुड नाइट।